नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कक्षा 12 विषय समाजशास्त्र अध्याय फर्स्ट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मुख्य बिंदु हैं भारतीय समाज की संरचनात्मक पहलू, सांस्कृतिक पहलू, इसकी विविधताएं, इसकी चुनौतियां, इसका धर्म, इसकी सांस्कृतिक, भौगोलिक, राजनीतिक विभिन्नता में एकता। आज सिर्फ हम भारतीय समाज के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय समाज में सबसे पहले आता है समाज। समाज का अर्थ व्यक्तियों को एकत्रित करना है। समाज कैसा भी हो, व्यक्तियों का एकत्रीकरण है। समाज में व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिसमें इनके व्यक्तियों के मध्य में आपस में संबंध पाए जाते हैं, चाहे वो स्नेह वाले हों, चाहे आपस में उनके संबंध अपनापन हो, चाहे घृणा हो, चाहे उनके बीच द्वेष हो, चाहे प्रतिस्पर्धा हो, चाहे उनके बीच सहयोग की भावना हो, आदि में से कोई सा भी संबंध अगर उनके बीच में है तो वो समाज कहलाता है। कहा जाता है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। संबंध दो प्रकार के होते हैं, सामाजिक संबंध, सामाजिक संबंध और भौतिक संबंध। सामाजिक संबंध में समाज आता है, जाति आती है, नातेदारी आती है, प्रथाएं आती हैं। भौतिक संबंध में कंप्यूटर, मेज का संबंध, सड़क एवं मोटर का संबंध, पृथ्वी एवं सूर्य का संबंध, नदी एवं समुद्र आदि का संबंध। इनमें पारस्परिक आनुभाविकता का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण ही इनके बीच में संबंध सामाजिक नहीं बन पाते हैं। अब आता है समाज का अर्थ। हमने समझ लिया कि संबंधों का जाल है समाज, जिसमें व्यक्तियों एकत्रित होते हैं। अब परिभाषा मैकाइवर पेज के अनुसार समाज का अस्तित्व वही संबंध है जहाँ सामाजिक प्राणी एक दूसरे के साथ में व्यवहार पूर्वक रहते हैं, वही समाज कहलाता है। मैकाइवर पेज बोलते हैं कि समाज का अस्तित्व तब है जब उनके बीच में क्या हो, व्यवहार हो, तो ही समाज के संबंध रहते हैं। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु मानते हैं मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहकर ही मनुष्य की रचना होती है। हमने समाज के बारे में अर्थ पढ़ा, इसकी विशेषताएं हमने पढ़ी हैं। अब हम भारतीय समाज की चर्चा करेंगे। भारतीय समाज एवं एक समाज की अवधारणा है। भारतीय समाज की संरचनात्मक पहलू। सबसे पहले कि भारतीय समाज की संरचना कैसे हुई। संरचना शब्द की उत्पत्ति सम यानी उपसर्ग प्लस रच यानी धातु, मुच प्लस प्रत्यय संरचना से हुई है। रच धातु से अभिप्राय है गुणाधान या पूर्वक प्रयत्न करना। संरचना से अभिप्राय होता है व्यवस्था करना, तैयारी करना, निर्माण करना या किसी का सर्जन करना। ये संरचना का अर्थ है। भारतीय समाज की संरचना गांव, कस्बा, नगर, जनजातियां, कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आदि इसके प्रमुख घटक माने गए हैं। भारतीय समाज की संरचना के प्रमुख घटक कौन से हैं? यहाँ से भी बोर्ड में क्वेश्चन बनता है। तो गांव, कस्बा, जनजाति, नगर, कमजोर वर्ग आदि। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गांव के बारे में। भारतीय समाज का मुख्य आधार ही गांव है। बिना गांव के भारतीय समाज की हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। कहा जाता है कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ गांव के कुल जनसंख्या 6,40,867 2011 की जनगणना के अनुसार मानी गई है। कितनी मानी गई है? 6,40,867। भारत की कुल जनसंख्या 1,21,08,54,977 2011 की जनगणना के अनुसार मानी गई है, जिसमें से 68.84% जनसंख्या तो गाँव में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं,
तथा 31.16% नगरीय क्षेत्र में निवास करती हैं। इसी के बाद में गांव के बारे में हमें पता चल गया, आधी से ज़्यादा हमारी जो जनसंख्या है ग्रामीण क्षेत्र में है और उसकी 20% हमारी नगरियों में निवास करती हैं। कस्बा, अब आता है कस्बा। जनसंख्या का आकार, घनत्व आदि के आधार पर हम नगरीय बस्तियों में कई भागों में विभक्त करते हैं, जिन्हें हम कस्बा या टाउन भी कहते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कस्बे की परिभाषा हमने इस प्रकार दी, जहां नगरपालिका हो, नगर निगम हो, छावनी आदि होती है, वहां कस्बा का निर्माण होता है। ऐसा क्षेत्र जो एक साथ इन 3 शर्तों को पूरा करता हो, कम से कम 5000 की जनसंख्या कार्यरत हो, कम से कम 75% कार्यरत पुरुष गैर कृषि कार्यकलाप में लगे हुए हो, या जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करता हो, वह कस्बा कहलाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 7,935 कस्बे हैं, जिनकी 2001 में 5,161 माने गए थे। नगर कस्बा भी नगरीय क्षेत्र ही है, किंतु वह नगर की तुलना में छोटा होता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित कस्बे, जनगणना, कस्बे तथा बाह्य विकास को सम्मिलित किया गया है। यहाँ की जनसंख्या एवं जनघनत्व अधिक होने के कारण यहाँ का व्यवसाय दिखावा होता है, नगरों में अपराध होते हैं, नशाखोरी होती है, भिक्षावृत्ति होती है, वेश्यावृत्ति मानी गई है, गंदी बस्तियाँ होती हैं और नगरों में फैक्ट्रीज वगैरह होने के कारण प्रदूषण आदि समस्याएं सामने आई हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जाति। इसकी उत्पत्ति संस्कृत की जनि धातु और कितने प्रत्यय से संयोग से हुआ है। जनि अथवा जन का अभिप्राय होता है जन्म लेना, निकलना, प्रकट होना और प्रादुर्भाव होना। ये सब जाति की परिभाषाएं हैं। जाति की विशेषताएं, समाज का खंडन करती है जाति, ऊंच नीच का भेद हमें जाति ही सिखाती है, भोजन संबंधी प्रतिबंध लगाती है, हमें उच्च वर्ग में भोजन करना चाहिए या हमें निम्न वर्ग में, ये सब हमें जाति ही सिखाती है। धार्मिक प्रतिबंध भी हमें जाति ही लगाती है। पैसे संबंधी प्रतिबंध भी जाति लगाती है। सुनार है तो सुनार का काम करेगा, लुहार है तो लुहार का काम करेगा। विवाह संबंधी प्रतिबंध भी जाति ही लगाती है। भारत में वर्तमान में 3000 जातियां तथा 25,000 उपजातियां मानी गई हैं। अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जाति शब्द यहाँ से हमेशा बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अनुसूचित जातियां शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में साइमन कमीशन के द्वारा किया गया था। अब ये नेक्स्ट ईयर ही क्वेश्चन बना था कि 1935 में किसके द्वारा अनुसूचित जाति का किया गया था निर्माण, तो साइमन कमिश्नर के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारत में इन्हें भग्न पुरुष या बाह्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि भग्न पुरुष किसने कहा, तो भीमराव अंबेडकर ने। और ब्रिटिश के लोग इन्हें दलित वर्ग के नाम से भी जानते, किनको, अनुसूचित जातियों को। महात्मा गांधी ने हरिजन के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हमेशा ही बनता है, हरिजन नाम किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने अनुसूचित जाति को हरिजन नाम दिया था। अन्य पिछड़ा वर्ग, भारतीय संविधान भाग 16 में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। सन 1977 में मंडल आयोग का गठन किया गया, जिसमें 30 अप्रैल 1982 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार में प्रस्तुत की और आयोग ने पिछड़ेपन 3 आधार बताए: सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक। जो व्यक्ति सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़ा है, वह अन्य पिछड़े वर्ग के अंदर आता है। राजस्थान में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 21% आरक्षण तय कर रखा है। आज हमने समाज और भारतीय समाज के बारे में चर्चा की थी। नमस्कार।